हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। जो 2 बार से एचपीएससी जो है वो एग्जाम ले रहे, सेकंड टाइम एचपीएससी ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पहले एचपीएससी ने लिया था, उससे पहले एचएसएससी लेता था। ठीक है, तो अब सेकंड टाइम एचपीएससी ले रहा है, तो एचपीएससी ही लेगा अब की बार भी। तो अब हमारे पास एचपीएससी की आ गई है, और आपको पता है अब की बार जो हमारे पास पोस्ट आई है वो आई है 3096। टोटल 3000 जो 96 पोस्ट आई है पीजीटी की। और अभी अभी हरियाणा में जो है लास्ट अभी पीजीटी का जो है जो लास्ट अभी फिल किए हैं, तो वो अभी जुलाई में ही उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। और ज्वाइनिंग मिलते ही हमारे पास जो है हरियाणा सरकार ने दोबारा से वैकेंसी निकाल दी है, काफी अच्छी है। तो कैसे कौन अप्लाई कर सकता है और आपको कैसे अप्लाई करना है, देखो पहले तो हमें पता है कि हमारी ओपनिंग डेट जो है वो 25 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होने। और लास्ट आपकी 14 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, जो भी बच्चा कैंडिडेट फॉर्म करना भर फिल करना चाहता है तो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है एचपीएससी की। तो इस पर आपको जो है क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वुड बी क्रिएट। ठीक है, आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी का यूज करके ही आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग जो रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट्स जो है जो भी आपकी एडवर्टाइज के अंदर जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपको अपनी फिल करनी है, वो आपके पास होनी चाहिए। और 14 तारीख तक वो कंप्लीट भी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अब कोई नहीं रखा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हो वो सब आपके पास जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो आपका एक्स सर्विसमैन का हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो, या आपका एचटेट हो, या आपकी एमएससी हो, जो भी कुछ है आपका, जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हो वैसे एज पर देयर क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन का भी और सब कुछ जो भी आपका है, कुछ भी हमारे पास एच बी एड है, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर मेकिंग आपका जो फॉर्म आप फिल करोगे वो तभी कंप्लीट होगा जब आप अपनी पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, और प्रिंट आउट पर आपको अपने साइन करने हैं, और साइन करके वापस उसको अपलोड करना है, तभी आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा। तो वैकेंसी दोनों के लिए आई है, वेस्ट ऑफ हरियाणा की भी आई है, मेवात कैडर की भी आई है। ओपनिंग डेट जो है वो 25 तारीख है, क्लोजिंग डेट 14 तारीख है, और 5 बजे तक है। 12 बजे तक नहीं है, ये ध्यान रखना, 5 बजे तक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको जब फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो ये तो हो गया सारा। तो अब हम बात करते हैं किसकी कितनी पोस्ट आई है। तो भाई ये तुम्हारी पोस्ट है, तो मैं अपने मैथ्स की बात कर लेती हूँ कि मैथ्स की जो है हमारे पास कितनी पोस्ट आई है। तो मैथ्स की लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अच्छी पोस्ट आई है। लास्ट टाइम मैथ्स की जो पोस्ट थी वो सिर्फ 250 टोटल पोस्ट थी, लेकिन अब की बार जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा की 440 है, जो लास्ट टाइम 250 थी। और जर्नल की सिर्फ 133 थी, अब की बार जर्नल की एक 228 पोस्ट है। ठीक है, तो काफी अच्छी है, मतलब कहने का मतलब वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, मगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो। ठीक है, मैथ्स में काफी अच्छी वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात है कि एचपीएससी ने ना सिलेबस डिफाइन करके दिया हुआ है आपको। अब की बार भी जो पेपर आया था उसके उसमें वही सिलेबस था जो एचपीएससी ने डिफाइन किया था, चाहे उसने प्री लिया हो चाहे उसने मेन लिया हो। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पेपर का के बारे में जानेंगे कि आपको प्री में क्या क्या करना है और मेन में क्या क्या करना है। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं हमें फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए। अब ये कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। वो क्या क्या है, वो है एक तो मैट्रिक मतलब 10th क्लास होनी चाहिए विद हिंदी संस्कृत, और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, हिंदी हो संस्कृत हो, या 12th प्लस में बीए एमए में हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी एचटेट आपका होना चाहिए। ठीक है, और कंसिस्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, अपने सब्जेक्ट की।
तो सब्जेक्ट पे चले तो ये रहा। तो मैथ्स के लिए जो है एडवर्टाइज नंबर 28/2024 ये एडवर्टाइज नंबर है। एमए एमएससी मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल पर आपका होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमएससी में आपके 50% नंबर होने चाहिए और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, एच टेट तो होगा ही, इसने कहा है एच टेट तो है ही, हमारे पास एच टेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी बीएड जो भी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ होना चाहिए और प्लस आपके पास एमएससी जो है मास्टर्स जो है वो मैथ्स में होनी चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके जर्नल के लिए 50 है, मेरे ख्याल से कैटेगरी के लिए कुछ कम हो सकते हैं। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, अगर अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद और जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ये मेन है जो मैं तुम्हें बोल रही थी। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर द सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। 14 तारीख तक आप जो भी चीज लगा रहे हो, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है जो मैं तुम्हें बात कर रही थी कि हमारे पास हमें किस टाइप से हमारा पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले ना हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोज्ड, सिलेबस नीचे दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज 2 घंटे का टाइम है, टोटल 100 मार्क्स का है। ईच ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, इक्वल मार्क्स है। नेगेटिव जो है वो तुम्हारे पास जो है मार्किंग है बिल्कुल नेगेटिव है, 0.5% की नेगेटिव है मार्किंग है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई। इफ द कैंडिडेट इज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन शी विल हैव डार्कन अप्रोप्रिएट ऑफ दिस। इफ यू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू शैल हैव डार्कन ई सर्कल ऑफ द, और अगर आपने ई सर्कल डॉट नहीं किया तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। देखो हमारे पास है ना जो प्री होगा, जिसको ये स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहे हैं, उस वो आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर का है। अब क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ए बी सी डी ई ये 4 और 5 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको ये लगता है कि मुझे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे ना इन चारों में से कोई आंसर नहीं लग रहा, या आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको एज इट इज इसको ये नहीं छोड़ना कि नेगेटिव मार्किंग है तो मैं इसको फिल नहीं करती, आपको फिल करना है। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है या इस क्वेश्चन को मैं नहीं करना चाहती क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो उस केस में आपको ई ऑप्शन जो है उसको डार्क करना है। इस ई ऑप्शन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर मान लो आपने क्या किया, आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, आपने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए लेकिन बाकी क्वेश्चन पर डार्क सर्कल नहीं किया, इस ई को फिल नहीं किया, तो आपके नेगेटिव मार्क्स कट जाएंगे। कि आपको क्वेश्चन नहीं आता फर्स्ट तो आप उसको एज इट इज स्किप नहीं कर सकते, आपको ई फिल करना है। ई फिल करने के बाद अगर आप 1% ई फिल नहीं करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है लेकिन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, आपको कंप्लीट फिल करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसका, उसको क्या करना है, ई ऑप्शन फिल करना है, ये मस्ट है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे 0.25। उसके बाद एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन विल डिस्क्वालीफाई। अगर ये लगता है कि मान लो किसी कैंडिडेट ने ना फिल नहीं किया, तुमने भूल गए, लेकिन अगर वो 10% से ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका पेपर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 1/4 मार्क विल डिडक्ट ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर, वही 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। मीडियम एग्जामिनेशन, अब देखो ये ध्यान रखना
कि ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, हिंदी में नहीं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, इनका सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा, इंग्लिश में। हिंदी लैंग्वेज में ये पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इनका सिर्फ इंग्लिश में पेपर होगा। जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, वो इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इनका आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी विद देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली, इनके पेपर अपनी ही लैंग्वेज में आएंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका फर्स्ट जो पेपर है, जो प्री होगा, जो 100 मार्क्स का ये बोल रहे थे अभी, उसमें जो आपके क्वालिफाइड मार्क्स, जो कट ऑफ है, मतलब जो आपकी क्वालिफाई है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% है। मतलब आपको 25% तो इसमें लेने ही हैं। अगर आपके 25 से कम हुए तो भी आप कंसीडर नहीं होगे। देखो, वैसे तो वो मेरिट वैकेंसी जो भी आपकी पोस्ट है उस पर डिपेंड करता है, ये मत सोचना कि 25 है तो हम कंसीडर हो जाएंगे। अपर मेरिट तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग, वो जैसे ना हमारे पास जो मेन है, क्या क्या प्रोसीजर है इसका, कि हमारे पास जो फर्स्ट जो प्री होगा ना, प्री में आपका टोटल जो पोस्ट है उसका 4 गुना, उसका 4 टाइम्स जो है, वो टोटल पोस्ट का 4 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मान लो आपकी पोस्ट 500 है, तो 500 का 4 गुना जो है वो 2000, आप 2000 जो है वो कैंडिडेट्स वो फर्स्ट टाइम प्री करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, तो ये डिपेंड करता है पेपर पर, मान लो बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से अबव जो है, 30% से अबव पर ही ये 4 गुना कैंडिडेट पूरे हो गए ना, तो वो 25 को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो बहुत कम कैंडिडेट है, तो आप 25 तक भी पहुंच सकते हो। मतलब आपको सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम 25% लेने, जैसे DSSB में है कि 40-40 नंबर आपको दोनों में लेने हैं, तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। अगर उससे कम आए तो क्वालिफाई नहीं होगा। तो 25% आपको लेने हैं, ये तो जरूरी है, ठीक है। बाकी मेरिट पर डिपेंड करता है कि वो अपर कितनी जा रही है। इसके बाद इसने यही कहा कि केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली। अगर मान लो ऐसा हुआ कि वैकेंसी थी आपके पास 500 और उसका 4 गुना हुए 2000, और फॉर्म 2000 नहीं आए, फॉर्म 4 गुना से कम आए, फॉर्म 4 गुना से कम आए, तो आपको क्या होगा, जो कैंडिडेट्स हैं वो आपका आपको डायरेक्ट, मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कमीशन रिजर्व रिसीव राइट, उनके पास जो है डायरेक्ट कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुला लिया जाएगा। या आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका प्री नहीं होगा, मतलब उस केस में सिर्फ आपका मेन ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर पोस्ट का 4 गुना फॉर्म नहीं आते हैं तो आपका पास सिर्फ प्री लिया जाएगा, आपका मेन नहीं होगा। अब उसके बाद जो है, marks obtained by candidate in the screening test will not be counted in a final selection because it is only the short listed of the category wise candidate of the subject knowledge test। अब हमारे पास क्या है कि जो आपका प्री है ना, प्री प्री का जो है वो आपका फाइनल के लिए सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइड टेस्ट है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। मतलब सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट निकालने के लिए ये सिर्फ हमारे पास क्या है, एक स्टेप है। इसकी फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आपका जो मेन होगा, ठीक है, उसके जुड़ेंगे, जो 150 नंबर का होगा उसके कितने, उसके हमारे पास मार्क्स जुड़ेंगे 87.5%, तो आपके यहाँ से लिए जाएंगे। और बाकी जो आपके हैं 12.5% जो है उसका क्या होगा, 12.5 का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसने सब्जेक्ट वाइज नॉलेज टेस्ट, उसके बाद पहले ये बात की इसने मेन की 100 नंबर का होगा, आपके 25% की कंडीशन है क्वालिफाई के लिए, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और ये इसमें 4 गुना जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद फिर आप पहुंचते हो सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे। ये आपका है ना, देखो फर्स्ट पेपर जो था प्री था वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, फ्री ऑब्जेक्टिव पेपर था, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर ये 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होगा, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वही है जो नीचे से
प्री और मेन सिलेबस दोनों का सेम है, फर्क ये है फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। वो आपका कैसा होगा, उसमें आपको जैसे मतलब क्वेश्चन करते हो ना पूरा मतलब कंप्लीट उसका सॉल्यूशन करना है। सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका कंप्लीट, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 18 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है मेरे पास 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा। 18 अब की बार कैसा क्या था स्टेप की बार प्रोसीजर जो लिया था, 18 क्वेश्चन दिए हुए थे। 18 क्वेश्चन में से आपको जो है वो 15 क्वेश्चन करने थे। और एक क्वेश्चन का है ना, कोई ये भी दे रखा था, सिर्फ एक ही दे रखा था कि फर्स्ट एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन जो छोटे थे उनका ABC ऑप्शन भी बनाया हुआ था। और पेपर कुल मिलाकर अच्छा था, 11th 12th के भी क्वेश्चन थे और ग्रेजुएशन के भी, मतलब मान लो 50-50 में ही डिवाइड किया हुआ था कि अगर 50% 11th 12th थी तो 50% आपकी ग्रेजुएशन थी। और फर्स्ट जो पेपर था उसका जो था वो बहुत अच्छा था, मॉडरेट था, बिल्कुल इजी नहीं था, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था आपका जो प्री था वो भी। अब इसमें तुम्हारे पास जो है इसमें क्या किया जाएगा, देखो फर्स्ट में जो प्री था उसमें 4 गुना कैंडिडेट निकाले। अब इसमें क्या होगा, जो मेन होगा इसमें टोटल जो इन 4 गुना है ना, इनका मतलब टोटल पोस्ट का 2 गुना निकालेंगे। अगर यहाँ मान लो 2000 निकाले थे तो यहाँ पर उन 2000 में से कितने कैंडिडेट, 1000, टोटल पोस्ट का 2 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए भेजे जाएंगे। यहाँ शॉर्ट लिस्ट के 4 गुना, फिर मेन होगा, मेन में 2 गुना जो है वो लिए जाएंगे, मतलब टोटल पोस्ट का आपका। फिर इंटरव्यू होगा उन 2 गुना कैंडिडेट का, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा जो कि वेटेज इसकी जो है वो 12.5 की है, और जो आपकी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज टेस्ट है इसकी है जो मैंने अभी बताई थी 87.5। ठीक है, और सैलरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सैलरी है 4760 जो है ग्रेड पे है आपका। इसका अगर हम सैलरी की बात करें तो 75 के अराउंड जो है आपकी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि 12,000 के आसपास तो आपको डीए मिलेगा, और 12,000 के आसपास का डीए लगा लो, नहीं 12 नहीं 18,000 के आसपास आपको डीए है इसमें। और उसके बाद आपका जो है वो 12,000 के आसपास हाउस रेंट है। ठीक है, और फिर 44,500 जो भी है 44,900, अगर मैं ये लगाऊं, हमारी बेसिक वैसे 47,600 है, 900 तो टोटल मतलब 75,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपकी बन जाती है। सैलरी भी काफी जो है वो हैंडसम है, और सिलेबस बिल्कुल प्रॉपर वही आएगा जो डिफाइन करके दिया हुआ है। अब की बार बिल्कुल एज इट इज HPSC ने दिया था, लेकिन बेटा पेपर इजी नहीं था। कहने का मतलब कि आप ऐसे ही उठ के जाओगे तो पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने मेहनत की है तो ही पेपर होगा, अदरवाइज इतना इजी पेपर नहीं था कि आप एज इट इज उठ के जाओगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन फिल कर सकता है, सभी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हरियाणा का ही कैंडिडेट हो, अदर स्टेट भी, बस आपका टेस्ट जो HTET है आपके पास, HTET होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट जो है वो 42 साल है पीजीटी के लिए, यहाँ पर 42 साल है हरियाणा में। टीजीटी दो या पीजीटी दो सबके लिए 42 साल आपकी है। अब एक बार सिलेबस पर चले जाते हैं, मैथ्स का सिलेबस की अगर हम बात करें तो भाई ये तुम्हारा सिलेबस है मैथ्स का, और इसको ही तैयार करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। 59 पेज पे है शायद। ये रहा, और बिल्कुल इसी सिलेबस के अंदर आएगा, तो आपको तैयारी करने में भी कोई ज्यादा ये नहीं है कि भाई सिलेबस क्या है कहाँ से करें, जो सिलेबस डिफाइंड है वही आएगा। देखो सेट है, रिलेशन फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ तक। फिर नंबर थ्योरी,
देखो ये थोड़ा सा नंबर थ्योरी, अभी तक देखो ये सारा 12th वाला सिलेबस है। नंबर थ्योरी भी तुम्हारी ये पियानो एक्सिम्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये थोड़ा सा पार्ट आपका आगे वाला आ गया। अदरवाइज इसमें से कुछ पार्ट तो 10th का भी है, ठीक है, जो हम 10th में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वहां से भी है कुछ आपका, फिर फर्स्ट ईयर में आप नंबर थ्योरी पढ़ते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल वही है जो आपका 11th क्लास में है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये भी 12th का है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th का है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका सारा 12th का है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये जो अभी तक आपका ऊपर वाला पार्ट था, अब ये जो प्रोबेबिलिटी में ना ये थोड़ा सा अलग आ गया, बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी। अदरवाइज ये अभी तक आपने जो किया ना ये सब आप 12th में करते हो। अब आता है ग्रेजुएशन का। देखो कहने को ग्रेजुएशन के ना ये दो ही पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा और मेरे पास एनालिसिस, लेकिन इनमें सब कुछ है। सब कुछ इन द सेंस कि ये देखो एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर सबस्पेस, इंडिपेंडेंट वेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस, रो एंड कॉलम स्पेस मैट्रिक्स, सम एंड इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कर्नल इमेज, आइसोमॉर्फिज्म, रैंक नलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोगोनल सेट, ग्राम समिट प्रोसेस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बेसिक थ्योरी ऑफ, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम डे ट्रिपल एस भी पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ वैसा ही है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। क्वेश्चंस इन सारे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से रिलेट करके, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सिलेबस से ही आए हुए थे, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ था। एप्लीकेशन, लीनियर डिफरेंट, जनरलाइज्ड इनवर्स मैट्रिक्स, मोरे, पेनरोज, जनरलाइज्ड, ये ना बहुत कुछ है, ये सारा तुम्हें करना पड़ेगा। रियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन, क्लासिफिकेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये तुम्हारा पता है ये फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर जो अलजेब्रा पढ़ते हो ना फर्स्ट ईयर का, वहां पर है ये सारा, रिडक्शन, क्वालिफिकेशन, क्वाड्रेटिक इंडेक्स, सिग्नेचर, ट्रायंगुलर रिडक्शन, पेयर ऑफ फॉर्म, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एक्सट्रीम क्वाड्रेटिक फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट जितना भी तुम्हारा ग्रेजुएशन में अलजेब्रा है वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। ये कहने को लीनियर अलजेब्रा सिर्फ फाइनल ईयर वाला नहीं है, फर्स्ट ईयर का जो अलजेब्रा है इसके अंदर वो भी कंप्लीट है। उसके बाद आगे चलते हैं एनालिसिस में। अब इसमें ना देखो मेरे पास मोनोटोनिक फंक्शन, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन, रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीमान इंटीग्रेशन भी आ गया, उसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, मल्टी इंटीग्रल एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिपीटेड इंटीग्रल, डबल ट्रिपल इंटीग्रल सारा आ गया। चेंज ऑफ वेरिएबल, मल्टी इंटीग्रेशन जो है मेरे पास आगे, लेबनीज थ्योरम वगैरह, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके बाद जो तुम्हारा डिरिचलेट्स इंटीग्रल है वो सारा डबल ट्रिपल है, मतलब सारा देखो सारा रिमान करना है, रिमान के बाद डबल इंटीग्रल, सॉरी रिमान, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर डबल ट्रिपल इंटीग्रल, जिसके लिए बीटा गामा फंक्शन भी करना पड़ेगा। उसके बाद लेप्लास भी था शायद, है ना। डिरिचलेट्स देखो, इंटीग्रल, लिवोलिन एक्सटेंशंस है, इंट्रोडक्शन एंड डायमेंशन, यूक्लिडियन स्पेस, ओपन क्लोज इंटरवल, कॉम्पैक्ट सेट, बोल्जेनो-विट्रास थ्योरम, हैनी-बोडल थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, कांस्टेंट मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन जो डबल दो वेरिएबल्स में है, सेवरल वेरिएबल वाला, एनालिटिक फंक्शन, कोशी रीमान इक्वेशन, सिंगुलैरिटीज, कोशी थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, सारा ये कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, सिंगुलैरिटी स्टेटमेंट ऑफ कोशी थ्योरम एंड कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला एप्लीकेशन, रेजिड्यू कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जो तुम्हारा एमएससी में पढ़ते हो। पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, फिर कोशी रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, फिर फोरियर एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, मिनिलीज इन्वर्जन फॉर्मूला है। मतलब ऑलमोस्ट रियल का इसमें सारा पार्ट है जो भी ग्रेजुएशन में रियल है। तो सिलेबस कम नहीं है, लेकिन ये है कि सिलेबस जो भी स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर से ही आएगा पेपर, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा।
तो आप जो है पहले प्री की तैयारी करनी है बेटा, क्योंकि मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा, कम से कम 1 मंथ का या 1.5 मंथ का टाइम जो है आपके पास मिलेगा। फिलहाल आपको प्री की तैयारी करनी है, जिसके लिए जो आपको है ये सिलेबस डिफाइंड है, इससे बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से और भी चीजें आती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही आया है, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर हमारे पास और भी चीजें हैं, जर्नल पार्ट भी आएगा। ठीक है, जर्नल पार्ट में आपका हरियाणा जीके आएगी, लेकिन अब की बार जो आपका हरियाणा जीके वगैरह आई हुई थी ना, वो एक बार मैं देख लेती हूँ, कहीं मुझे यहाँ पर दिख जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखो, सेकंड में तो आपकी ना, सेकंड का तो मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड का तो आपका यही आएगा। फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो मेरे पास जो है, देखो सेकंड में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, सिर्फ 150 नंबर का पेपर होगा सेकंड का। तो प्री के मेन के लिए तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, 150 नंबर का पेपर है, 18 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस पर आपकी मेरिट लगेगी 87.5 की। ये मैं बात कर रही हूँ मेंस की, जो सेकंड पेपर होगा, और 87.5 तो यहाँ से प्लस 12.5 का इंटरव्यू होगा, मतलब इस सेकेंड पेपर की मेरिट है। ठीक है, उसके बाद जो मेन, जो सबसे पहले प्री होना चाहिए, तो प्री के लिए आपको जो है वो क्या, अरे, मैं क्या कर रही हूँ, प्री के लिए आपको क्या करना है, प्री के लिए आपका पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें से आपका जो है 80 नंबर का तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आएगा, बाकी जो आपका चीजें जो बची हुई हैं उसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश और जो है वो हरियाणा जीके, ये चीजें आपकी जो है वो आएंगी, जो कि आपको ये भी तैयार करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सारी चीजें मिक्स आएंगी, इसमें डिफाइन होगा बेटा, मुझे नजर नहीं आ रहा, एक बार ध्यान से देख लेना कि इनमें क्या क्या चीज, हरियाणा जीके कंफर्मली आएगी। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश नहीं है, शायद हरियाणा जीके थी और टीचिंग एप्टीट्यूड था, मे बी, तो एक बार चेक कर लेना, मुझे जर्नल अवेयरनेस भी थी, तो एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या है, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है अभी कि इसमें क्या क्या चीजें थी। तो मेनली पहले हमें प्री करना पड़ेगा, देखो सबसे पहला है एच टेट आपका होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर प्री है जिसमें 4 गुना कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद मेन है जिसमें 2 गुना कैंडिडेट्स होंगे, और फिर आपका इंटरव्यू है। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं, और जहां तक है ये इन वाले एच टेट को शामिल किया जाएगा, जो एच टेट, जिस बच्चे का एच टेट नहीं है, कोशिश करो पहले अपनी एच टेट की तैयारी करो, क्योंकि अभी जो है या तो नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका जो है एच टेट जो है होने के पूरे चांस है। तो जिस बच्चे का भी नहीं है, पहले एच टेट कोशिश करो, क्योंकि पूरा चांस है जहां तक कि, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा में, तो मे भी इंक्लूड कर लिया जाएगा इस वाले एच टेट को, क्योंकि अभी फिलहाल रिसेंटली जो है वो एग्जाम अभी जो पेपर मतलब पोस्ट फिल हुई हैं, तो पिछले वाले बच्चे ऑलमोस्ट लग चुके हैं, तो नए बच्चों को मुझे लगता है इस वाले एच टेट वाले बच्चों को चांस दिया जाएगा। तो जिसका एच टेट नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत, जिनका एच टेट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो भी अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर लो, पहले एच टेट क्लियर करो, क्योंकि एच टेट होगा तो ही आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी किसी को कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई जानकर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी चीज में डाउट है, तो ये स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो यही मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको देनी थी। थैंक यू।